नमस्कार। आप सभी का इस विशेष ऑडियो सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ादी के बाद के भारत की, एक ऐसे भारत की जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर केवल स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं की, बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माण की कठिन और ऐतिहासिक यात्रा भी शुरू की। आज़ादी ये केवल 15 अगस्त 1947 की एक तारीख नहीं है। ये त्याग, संघर्ष, बलिदान और अनगिनत सपनों का परिणाम है। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जब देश को संभालना था, संविधान बनाना था, लोकतंत्र स्थापित करना था, टूटे हुए समाज को जोड़ना था, आर्थिक संकट से उबरना था और दुनिया के सामने अपनी पहचान बनानी थी। इससे पहले के भाग में हमने देखा था कि स्वतंत्रता की दहलीज पर भारत की स्थिति क्या थी। विभाजन का दर्द, शरणार्थियों का संकट, राज्यों का विलय और नए राष्ट्र की नींव। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे उस कहानी की ओर जहां भारत ने अपने लोकतंत्र को मजबूत किया, आंदोलनों का सामना किया, आपातकाल जैसी कठिन परीक्षा से गुजरा, विदेश नीति में संतुलन बनाया, आर्थिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाया और सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन की लहर को महसूस किया। ये केवल एक इतिहास की कहानी नहीं है, ये उस भारत की गाथा है जो लगातार बदल रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस ऑडियो सेशन में हम विस्तार से समझेंगे लोकतंत्र के सामने आई चुनौतियां, जातिवाद और सांप्रदायिकता का प्रभाव, 1975 का आपातकाल, दिन प्रतिदिन की घटनाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, विदेश नीति, युद्ध और कूटनीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और आधुनिक भारत का उदय। ये सेशन केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आज का भारत किन संघर्षों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं आज़ादी के बाद का भारत, उसकी चुनौतियाँ, उसकी उपलब्धियाँ और उसकी निरंतर चलती हुई कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार। आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। 1947 में भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति तो पाली, लेकिन समाज के भीतर जो असमानताएं थीं, जाति आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता, गरीबी, अशिक्षा, शोषण, वे अभी भी जीवित थीं। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सिर्फ राष्ट्र का निर्माण नहीं, बल्कि समाज का पुनर्निर्माण। इसी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जन्म हुआ विभिन्न सामाजिक आंदोलनों का, जो लोकतंत्र की आत्मा बन गए। अब हम विस्तार से समझते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन-कौन से प्रमुख सामाजिक आंदोलन उभरे और उनका स्वरूप क्या था। 1. स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि। भारत का संविधान 1950 ने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, शिक्षा और सामाजिक न्याय, इन सबको कानूनी रूप दिया। लेकिन कानून बनने भर से समाज नहीं बदलता, इसलिए 1950 के बाद कई सामाजिक आंदोलन उभरे। 2. दलित आंदोलन और सामाजिक न्याय। पृष्ठभूमि: सदियों से जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता, शिक्षा और संसाधनों से वंचितता। संवैधानिक आधार: अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। आंदोलन का स्वरूप: 1960-70 के दशक में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स आंदोलन, डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों का पुनरुत्थान, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग। ये आंदोलन केवल आरक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक गरिमा और आत्मसम्मान की लड़ाई था। 3. महिला आंदोलन, स्वतंत्र भारत में नारी चेतना। प्रारंभिक स्थिति: स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं की शिक्षा दर कम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा। हालांकि संविधान ने समान अधिकार दिया, पर व्यवहार में समानता नहीं थी। 1970 के दशक में महिला आंदोलन का उभार। दहेज विरोधी आंदोलन: 1970-80 के दशक में दहेज हत्याओं के खिलाफ विरोध, कानूनों में संशोधन। समान वेतन की मांग, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। शाहबानो केस 1985, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस। स्वरोजगार महिला संघ, सेवा, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए संगठन। महिला आंदोलन ने कानूनों में सुधार कराया, समाज में जागरूकता फैलाई, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई। 4. लड़कियों की शिक्षा, परिवर्तन की दिशा। स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता बहुत कम,
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाद के वर्षों में धीरे धीरे लड़कियों का स्कूल नामांकन बढ़ा, उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी, प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ी। ये केवल शिक्षा नहीं था, ये सामाजिक परिवर्तन का आधार बना। 5. किसान आंदोलन। 1960-70 के दशक। हरित क्रांति, मूल्य समर्थन की मांग, भूमि सुधार। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण माफी, कृषि सुधार की मांग उठाई। 6. पर्यावरण आंदोलन। चिपकू आंदोलन, उत्तराखंड। पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाया। विकास बनाम पर्यावरण का सवाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़े बांध परियोजनाओं का विरोध, विस्थापन और पुनर्वास मुद्दा। ये आंदोलन दिखाते हैं कि विकास केवल आर्थिक नहीं, मानवीय भी होना चाहिए। 7. छात्र और युवा आंदोलन। 1970 के दशक। बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोध, जयप्रकाश नारायण आंदोलन। इन आंदोलनों ने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की। 8. क्षेत्रीय और पहचान आधारित आंदोलन। असम आंदोलन, गोरखा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। ये आंदोलन पहचान, संसाधनों का बंटवारा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग से जुड़े थे। 9. सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं। स्वतंत्र भारत के सामाजिक आंदोलन, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर, संगठित और वैचारिक, मीडिया और न्यायपालिका का सहारा, कानून में बदलाव का प्रयास। स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक आंदोलनों ने लोकतंत्र को गहरा किया, हाशिए के वर्गों को आवाज दी, सरकार को जवाबदेह बनाया, सामाजिक न्याय को मजबूत किया। भारत में आंदोलन केवल विरोध नहीं बल्कि परिवर्तन का साधन बने। आजादी के बाद भारत में सामाजिक आंदोलन राष्ट्र निर्माण की दूसरी धारा थे। एक ओर सरकार योजनाएं बना रही थी, दूसरी ओर समाज खुद को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इन सब ने मिलकर भारत को केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक लोकतंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय और पहचान आधारित आंदोलन क्यों उभरे। स्वतंत्रता के बाद भारत एक विविधताओं से भरा देश था। भाषा, संस्कृति, जातीय पहचान, क्षेत्रीय असमानताएं, आर्थिक विषमता। संविधान ने लोकतांत्रिक ढांचा दिया, लेकिन हर क्षेत्र को लगा कि उनके संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो रहा, उनकी पहचान को पर्याप्त मान्यता नहीं मिल रही, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। इसी भावना से कई क्षेत्रीय और पहचान आधारित आंदोलन उभरे। 1. असम आंदोलन 1979 से 1985। पृष्ठभूमि। असम पूर्वोत्तर भारत का संवेदनशील राज्य है। यहाँ मुख्य मुद्दा था विदेशी घुसपैठ, विशेषकर बांग्लादेश से। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद बड़ी संख्या में लोग असम में आए। स्थानीय लोगों को लगा उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है, रोजगार छिन रहे हैं, मतदाता सूची प्रभावित हो रही है। आंदोलन की शुरुआत 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU ने आंदोलन शुरू किया। मांगे: अवैध प्रवासियों की पहचान, मतदाता सूची से नाम हटाना, सीमा सुरक्षा मजबूत करना। प्रमुख घटनाएं: 6 साल तक व्यापक प्रदर्शन, हिंसक झड़पें। 1983 का नेली नरसंहार, दुखद घटना। असम में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। असम समझौता 1985, केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ। मुख्य बिंदु: 1971 के बाद आए विदेशी नागरिकों की पहचान, विकास के लिए विशेष प्रावधान। प्रभाव: असम गण परिषद की सरकार बनी, क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई, NRC जैसे मुद्दों की पृष्ठभूमि बनी। 2. गोरखा आंदोलन, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। पृष्ठभूमि: दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा समुदाय रहता है, उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान अलग है। मांग: अलग राज्य गोरखालैंड। 1980 के दशक का आंदोलन। नेतृत्व: सुभाष घिसिंग। संगठन: GNLF, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। 1986 से 1988 के बीच हिंसक प्रदर्शन, प्रशासनिक टकराव, पुलिस कार्यवाही। समझौता और परिणाम: 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनी, लेकिन अलग राज्य की मांग समाप्त नहीं हुई। 2010 के बाद फिर आंदोलन उभरा। व्यापक प्रभाव: पहचान आधारित राजनीति मजबूत, पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष प्रशासनिक मांग। 3. तेलंगाना आंदोलन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: तेलंगाना क्षेत्र पहले हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। 1956 में इसे आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया, लेकिन तेलंगाना के लोगों को लगा विकास में असमानता, नौकरियों में भेदभाव, संसाधनों का असमान वितरण। पहला चरण 1969 छात्र आंदोलन, जय तेलंगाना नारा, हिंसक विरोध। दूसरा चरण 2000 के बाद। नेतृत्व: के चंद्रशेखर राव, KCR। मांग: अलग तेलंगाना राज्य। 2010 से 2013 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, आमरण अनशन, राजनीतिक दबाव।
परिणाम 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। जब कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो केवल उसकी सीमाएं नहीं बदलती, उसकी सोच बदलती है, उसकी आकांक्षाएं बदलती हैं और सबसे अधिक बदलती है उसकी युवा पीढ़ी की चेतना। स्वतंत्रता के बाद भारत में छात्र केवल पढ़ाई करने वाले युवा नहीं रहे, वे लोकतंत्र के प्रहरी बने, व्यवस्था से सवाल पूछने वाले बने और कई बार राजनीतिक परिवर्तन के वाहक भी बने। आज हम जानेंगे स्वतंत्र भारत में छात्र आंदोलनों ने किस प्रकार देश की राजनीति, समाज और नीतियों को प्रभावित किया। एक प्रारंभिक दौर 1950 से 1960 का दशक। स्वतंत्रता के तुरंत बाद छात्र राजनीति का स्वरूप वैचारिक था। मुख्य विशेषताएं: विश्वविद्यालयों में बहस और वैचारिक चर्चा, समाजवाद, लोकतंत्र, वामपंथ, राष्ट्रवाद पर विमर्श, छात्र संगठन जैसे NSUI, ABVP, AISF का गठन। इस दौर में आंदोलन सीमित थे लेकिन विचारधारा का विकास हो रहा था। 2 1960 से 70 का दशक। छात्र शक्ति का राजनीतिक उभार। ये वो दौर था जब छात्र आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गए। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन 1974। कारण महंगाई, भ्रष्टाचार, छात्रावास शुल्क वृद्धि। छात्रों ने आंदोलन शुरू किया जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया। परिणाम मुख्यमंत्री का इस्तीफा, सरकार का पतन। ये दिखाता है कि छात्र आंदोलन सत्ता परिवर्तन तक कर सकते हैं। बिहार छात्र आंदोलन, JP आंदोलन 1974 से 1975। नेतृत्व जयप्रकाश नारायण। कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक अक्षमता। छात्रों ने रैलियां, धरने, सत्याग्रह किए। JP ने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। आपातकाल 1975 से 1977। जब आपातकाल लगा, छात्र नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशिप, नागरिक अधिकारों पर रोक। लेकिन छात्र आंदोलन ने लोकतंत्र की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1977 में सरकार परिवर्तन में युवाओं की बड़ी भूमिका थी। 3 1980 से 1990 का दशक। पहचान और आरक्षण की राजनीति। मंडल आयोग आंदोलन 1990। सरकार ने OBC आरक्षण लागू किया। परिणाम छात्रों का व्यापक विरोध, आत्मदाह की घटनाएं, विश्वविद्यालयों में तनाव। यह आंदोलन सामाजिक न्याय और अवसर की बहस का केंद्र बना। असम छात्र आंदोलन, AASU के नेतृत्व में। विदेशी नागरिकों के खिलाफ आंदोलन, 6 साल लंबा संघर्ष। ये दिखाता है कि छात्र आंदोलन क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। 4 2000 के बाद का दौर। नई पीढ़ी के छात्र आंदोलन, शिक्षा शुल्क वृद्धि के खिलाफ, रोजगार के मुद्दे, विश्वविद्यालय स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सोशल मीडिया ने इन आंदोलनों को नई गति दी। 5 छात्र आंदोलनों की मुख्य विशेषताएं। युवाओं की ऊर्जा, तेज संगठन क्षमता, वैचारिक बहस, मीडिया का ध्यान आकर्षित करना। लेकिन कभी कभी हिंसा, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी देखने को मिला। 6 छात्र आंदोलनों का लोकतंत्र पर प्रभाव। 1 सरकार को जवाबदेह बनाना। 2 नीतिगत बदलाव। 3 नए राजनीतिक नेताओं का उभरना। 4 लोकतंत्रीय चेतना को मजबूत करना। कई नेशनल नेता छात्र राजनीति से निकले हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में छात्र आंदोलन केवल कैंपस तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने आपातकाल के विरोध में आवाज उठाई, सामाजिक न्याय की बहस को तेज किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बनाया। छात्र शक्ति ने यह साबित किया कि लोकतंत्र केवल संसद में नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों में भी जीवित रहता है। समय बदलता है और उसके साथ बदलता है संघर्ष का स्वरूप। एक समय था जब महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था। आज का दौर अलग है। अब आवाज केवल चौक चौराहों तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश और दुनिया तक पहुंचती है। डिजिटल युग ने महिलाओं को केवल एक मंच नहीं दिया, बल्कि एक शक्ति दी, साझा अनुभवों को जोड़ने की, अन्याय के खिलाफ संगठित होने की और अपनी पहचान को असर्ट करने की। अब हम विस्तार से समझते हैं कि डिजिटल युग में महिलाओं का आंदोलन कैसे विकसित हुआ और उसका प्रभाव क्या रहा। 1 डिजिटल युग की पृष्ठभूमि। 2000 के बाद इंटरनेट का प्रसार, स्मार्टफोन क्रांति, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इन प्लेटफॉर्म्स ने संवाद की प्रकृति बदल दी। अब किसी अन्याय की घटना कुछ ही मिनटों में वायरल, राष्ट्रीय बहस का विषय, कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है। 2 #MeToo आंदोलन भारत में 2018। ये डिजिटल महिला आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआत हॉलीवुड से शुरू। भारत में पत्रकारों, फिल्म उद्योग, अकादमिक जगत में आरोप सामने आए। महिलाओं ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। प्रभाव कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद छोड़ना पड़ा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, पॉश एक्ट पर ध्यान बढ़ा। संस्थानों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सक्रिय हुई। ये आंदोलन दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म न्याय की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। 3 निर्भया कांड 2012, डिजिटल और सड़क का संगम। हालांकि ये सोशल मीडिया के पूर्ण विस्तार से पहले हुआ, लेकिन ये पहला बड़ा उदाहरण था जहां ऑनलाइन गुस्सा, ऑफलाइन प्रदर्शन दोनों एक साथ दिखे। परिणाम आपराधिक कानून संशोधन 2013, बलात्कार कानून सख्त। 4 ऑनलाइन फेमिनिस्ट कलेक्टिव और कैंपेन। डिजिटल युग में ब्लॉग, वेबिनार, ऑनलाइन याचिकाएं, #अभियान के माध्यम से महिलाएं संगठित हुईं। उदाहरण #पिंजरा तोड़,
महिला छात्राओं की स्वतंत्रता, #HappyToBleed मासिक धर्म से जुड़े मिथकों के खिलाफ। इन आंदोलनों ने सामाजिक सोच को चुनौती दी, सार्वजनिक विमर्श को बदला। 5. शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता अवसर महिलाओं तक पहुंचाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों का ऑनलाइन जुड़ाव ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। 6. चुनौतियां। डिजिटल आंदोलन के साथ समस्याएं भी आईं। ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, मॉर्फिंग और डिजिटल उत्पीड़न, डेटा गोपनीयता मुद्दे, इससे साइबर कानूनों की आवश्यकता बढ़ी। 7. डिजिटल महिला आंदोलन की विशेषताएं। तेज और व्यापक पहुंच, व्यक्तिगत अनुभवों को सामूहिक मुद्दा बनाना, मीडिया दबाव बनाना, नीति निर्माण को प्रभावित करना। डिजिटल युग में महिला आंदोलन नई पीढ़ी की चेतना का प्रतीक है। ये केवल अधिकार की मांग नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर की लड़ाई है। आज की महिला केवल सड़कों पर नहीं, बल्कि डिजिटल मंचों पर भी अपने अधिकारों के लिए संगठित है। एक देश, अनेक भाषाएं, एकता का संतुलन। नमस्कार, अब हम आगे बढ़ते हैं देश की अनेक भाषाएं और एकता की ओर। कल्पना कीजिए, 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्या वो प्रशासनिक रूप से संगठित था? देश में सैकड़ों रियासतें थीं, ब्रिटिश प्रांत थे और भाषाई विविधता अत्यंत व्यापक थी। लोगों के मन में एक प्रश्न था, क्या राज्यों की सीमाएं प्रशासन के आधार पर हों या भाषा के आधार पर? क्या एक मराठी भाषी व्यक्ति को मराठी बहुल राज्य में नहीं रहना चाहिए? क्या तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी लोगों को अपनी भाषा के आधार पर राज्य मिलना चाहिए? यही प्रश्न स्वतंत्र भारत में बड़े आंदोलन का कारण बना और अंततः राज्य पुनर्गठन की ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू हुई। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति। 1947 में भारत 3 प्रकार के क्षेत्रों में बटा था। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें, 562 से अधिक, मुख्य आयुक्त क्षेत्र। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने रियासतों का विलय किया, लेकिन समस्या ये थी कि राज्य प्रशासनिक आधार पर बने थे, भाषाई आधार पर नहीं। 2. भाषाई प्रांतों की मांग की पृष्ठभूमि। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग नई नहीं थी। 1905 के बंग भंग आंदोलन के समय भाषा और क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई। 1920 में कांग्रेस ने अपने प्रांतीय संगठन भाषाई आधार पर बनाए। इससे जनता में ये भावना बनी कि स्वतंत्रता के बाद राज्य भाषा के आधार पर बनेंगे। 3. आंध्र आंदोलन, पहला बड़ा संघर्ष। पोट्टी श्रीरामुलु का आंदोलन। तेलुगु भाषी लोग मद्रास राज्य से अलग राज्य चाहते थे। पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया। 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। पूरे दक्षिण भारत में व्यापक आंदोलन हुआ। परिणाम, 1953 में आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना। ये स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई राज्य था। 4. राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। सरकार ने फजल अली आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। सदस्य: फजल अली, अध्यक्ष KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। आयोग की सिफारिशें: राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता का भी ध्यान। 5. 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये भारतीय संघीय ढांचे का ऐतिहासिक मोड़ था। मुख्य परिणाम: 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। कर्नाटक, मैसूर, केरल, आंध्र प्रदेश आदि भाषाई आधार पर बने। 6. महाराष्ट्र और गुजरात आंदोलन 1907। बॉम्बे राज्य में मराठी और गुजराती भाषी लोग साथ थे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चला। आखिरकार 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात 2 अलग राज्य बने। 7. पंजाब पुनर्गठन 1966। पंजाबी भाषा और सिख पहचान के आधार पर आंदोलन हुआ। परिणाम: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अलग इकाइयां बने। 8. पूर्वोत्तर राज्यों का निर्माण। पूर्वोत्तर भारत में भाषा और जनजातीय पहचान के आधार पर नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का निर्माण हुआ। यहाँ भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान भी महत्वपूर्ण थी। 9. भाषाई राज्यों का महत्व। लोकतंत्र को मजबूत किया, प्रशासन को आसान बनाया, रे क्षेत्रीय असंतोष कम किया, रे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। प्रश्न था, क्या भाषाई आधार पर राज्य बनाना सही था? कुछ लोगों को डर था कि इससे देश टूट सकता है, रे क्षेत्रीयता बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, लोगों को सम्मान मिला, लोकतंत्र गहरा हुआ।
भारत ने विविधता में एकता का सफल मॉडल प्रस्तुत किया। भाषा, प्रांत और राज्य पुनर्गठन भारत की संघीय संरचना का महत्वपूर्ण अध्याय है। ये केवल सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं था, बल्कि पहचान, सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रश्न था। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, जातिवाद और सांप्रदायिकता। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की सबसे गंभीर और जटिल चुनौतियों में से दो, जातिवाद और सांप्रदायिकता की। सवाल ये है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां संविधान समानता की गारंटी देता है, फिर भी चुनावों में जाति क्यों मायने रखती है? धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं? राजनीति में समुदायों का ध्रुवीकरण क्यों दिखाई देता है? क्या ये केवल सामाजिक समस्याएं हैं या ये लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करती हैं? आज के इस विस्तृत सत्र में हम समझेंगे जातिवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, स्वतंत्रता के बाद इनका विकास कैसे हुआ, राजनीति में इनकी भूमिका क्या रही और लोकतंत्र पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. भारतीय लोकतंत्र की मूल अवधारणा। आज हम बात करेंगे परिवार के अहमियत भारत के का बारे में। संविधान परिवार कहता साथ है मिलकर जीने का सहारा होता है। समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, अवसर की समानता। लेकिन भारत एक अत्यंत विविध समाज है। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, सब में विविधता है। यही विविधता लोकतंत्र की ताकत भी है और चुनौती भी। 2. जातिवाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में जाति व्यवस्था सदियों पुरानी सामाजिक संरचना है। वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित पेशे, सामाजिक ऊंच नीच, अस्पृश्यता। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने अस्पृश्यता समाप्त की, आरक्षण की व्यवस्था की, सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाए, लेकिन सामाजिक मानसिकता तुरंत नहीं बदली। 3. राजनीति में जाति की भूमिका। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में राजनीति अपेक्षाकृत वैचारिक थी, लेकिन 1960-70 के दशक के बाद पिछड़े वर्गों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। मंडल आयोग, 1990 में ओबीसी आरक्षण लागू। इसके बाद जाति राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गई। उत्तर भारत में यादव राजनीति, दलित राजनीति, बहुजन आंदोलन, क्षेत्रीय दलों का उदय। जाति एक सामाजिक पहचान से राजनीतिक शक्ति में बदल गई। 4. जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष, पिछड़े वर्गों का राजनीतिक सशक्तिकरण, लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ी, सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। नकारात्मक पक्ष, वोट बैंक राजनीति, सामाजिक ध्रुवीकरण, योग्यता बनाम पहचान की बहस। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व जरूरी है, लेकिन जब जाति ही राजनीति का मुख्य आधार बन जाए तो नीति और विकास पीछे छूट सकते हैं। 5. सांप्रदायिकता, अर्थ और विकास। सांप्रदायिकता का अर्थ है राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग। भारत का विभाजन 1947 सांप्रदायिक तनाव का चरम उदाहरण था। स्वतंत्रता के बाद भी 1960-80 के दशक में दंगे, 1984 सिख विरोधी हिंसा, 1992 बाबरी मस्जिद घटना, 2002 गुजरात हिंसा। इन घटनाओं ने लोकतंत्र को चुनौती दी। 6. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान, राज्य का किसी धर्म से न जुड़ना, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। लेकिन राजनीति में धार्मिक पहचान का उपयोग अक्सर हुआ। 7. लोकतंत्र पर प्रभाव। जातिवाद और सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण, नीति निर्माण में बाधा, हिंसा और अविश्वास। लेकिन दूसरी ओर हाशिए की समुदायों की आवाज मजबूत हुई, लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधिक बना। 8. मीडिया और डिजिटल युग। डिजिटल मीडिया ने
पहचान आधारित राजनीति को तेज किया, फेक न्यूज से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया, लेकिन जागरूकता भी बढ़ाई। आज सोशल मीडिया राजनीतिक विमर्श का प्रमुख मंच है। भारतीय लोकतंत्र के सामने जातिवाद और सांप्रदायिकता गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत भी है कि वो इन चुनौतियों को पहचानता है, बहस करता है और सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है। भारत की कहानी केवल संघर्ष की नहीं, संतुलन और सह अस्तित्व की भी है। भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक संरचना। भारत केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक संरचना वाला समाज है। यहाँ हजारों जातियां, अनेक धर्म, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय पहचान मौजूद हैं। संविधान ने एक आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचा दिया, लेकिन समाज पारंपरिक संरचनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। यही विरोधाभास लोकतंत्र की चुनौतियों को जन्म देता है। 2. जातिवाद, केवल सामाजिक नहीं, राजनीतिक चुनौती। क. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित पेशा, सामाजिक ऊंच नीच, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार। ब्रिटिश काल में जनगणना ने जाति को प्रशासनिक श्रेणी बना दिया। पृथक निर्वाचन प्रणाली ने पहचान राजनीति को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता की गारंटी दी। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। लेकिन सामाजिक भेदभाव जमीनी स्तर पर जारी रहा। ख. राजनीतिकरण की प्रक्रिया। 1960 के दशक के बाद पिछड़े वर्गों की शिक्षा में वृद्धि, ग्रामीण राजनीति में बदलाव, कांग्रेस प्रणाली का पतन, मंडल आयोग 1979-1990, ओबीसी की पहचान, 27% आरक्षण की सिफारिश 1990 में लागू। इससे जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय, क्षेत्रीय दलों की मजबूती, सामाजिक न्याय की राजनीति का विस्तार। ग. जातिवाद के गहरे प्रभाव। 1. लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि, पहली बार पिछड़े वर्ग सत्ता के केंद्र में आए। 2. राजनीतिक ध्रुवीकरण, वोट बैंक की राजनीति। 3. प्रशासनिक प्रभाव, नीतियां कभी-कभी पहचान आधारित हो गईं। 4. सामाजिक तनाव, कई क्षेत्रों में जातीय संघर्ष। 3. सांप्रदायिकता, धर्म का राजनीतिक उपयोग। क. सांप्रदायिकता की परिभाषा, जब धर्म को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन बनाया जाए उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ख. ऐतिहासिक जड़ें, ब्रिटिश फूट डालो और राज करो नीति, पृथक निर्वाचन 1909, 1919, 1935, भारत का विभाजन 1947, विभाजन ने धार्मिक अविश्वास की गहरी रेखा छोड़ दी। ग. स्वतंत्रता के बाद प्रमुख घटनाएं। 1. 1960-80 के दशक, स्थानीय दंगे, सांप्रदायिक तनाव। 2. 1984 सिख विरोधी हिंसा, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। 3. 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस, देशव्यापी तनाव। 4. 2002 गुजरात हिंसा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस। इन घटनाओं ने लोकतंत्र की संस्थाओं की परीक्षा ली। 4. सांप्रदायिक राजनीति की विशेषताएं, धार्मिक पहचान को भावनात्मक मुद्दा बनाना, चुनावों में ध्रुवीकरण, ऐतिहासिक घटनाओं का पुनः राजनीतिक उपयोग। 5. संविधान और धर्मनिरपेक्षता, भारतीय मॉडल पश्चिमी मॉडल से अलग है। भारत सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दल कभी-कभी धार्मिक भावनाओं का उपयोग करते हैं। 6. लोकतंत्र पर संयुक्त प्रभाव। क. सामाजिक विश्वास में कमी, जब समाज जाति और धर्म के आधार पर बढ़ता है तो सामाजिक पूंजी कमजोर होती है। ख. विकास एजेंडा पीछे, विकास के मुद्दों की जगह पहचान की राजनीति हावी। ग. संस्थागत दबाव, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रशासन पर दबाव। घ. मीडिया की भूमिका, डिजिटल मीडिया से ध्रुवीकरण तेज। 7. क्या केवल नकारात्मक पहलू हैं? नहीं, जाति राजनीति से दलित और पिछड़े वर्ग सशक्त हुए, लोकतंत्र अधिक सहभागी बना, धार्मिक पहचान से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल उठे, धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस हुई, लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तब समस्या उत्पन्न होती है। 8. समाधान की दिशा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक असमानता कम करना, कानून का सख्त और निष्पक्ष पालन, राजनीतिक दलों की जवाबदेही, नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका। 9. समकालीन परिप्रेक्ष्य, डिजिटल युग में फेक न्यूज, व्हाट्सएप राजनीति, ट्रोल संस्कृति ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं, लेकिन जागरूक नागरिक, तथ्य जांच, युवा भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत भी कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र अभी भी विकसित हो रहा है,
यह संघर्षों से गुजरता है, लेकिन निरंतर आत्मसुधार की क्षमता रखता है। जातिवाद और सांप्रदायिकता चुनौतियां अवश्य हैं, परंतु संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी के माध्यम से इनका संतुलन संभव है। भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, आपातकाल और सामाजिक अस्थिरता। ये विषय केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। हम इसे क्रमबद्ध और गहराई से समझेंगे। लोकतंत्र की मूल अवधारणा, सामाजिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि। 1975-77 का आपातकाल पूरी स्थिति के साथ। आपातकाल का प्रभाव, सामाजिक अस्थिरता के व्यापक आयाम, लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव। 1. लोकतंत्र की मूल प्रकृति। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है, ये व्यवस्था है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, विपक्ष की भूमिका, नागरिक अधिकार सुरक्षित होते हैं। जब इन पर दबाव पड़ता है, लोकतंत्र संकट में आता है। 2. 1970 के दशक की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि। 1970 का दशक भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। आर्थिक संकट, 1973 का वैश्विक तेल संकट, महंगाई दर में तेज वृद्धि, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट, आम जनता असंतोष में थी। राजनीतिक असंतोष, भ्रष्टाचार के आरोप, छात्रों का आंदोलन, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन, जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। देश में राजनीतिक उथल-पुथल थी। 3. 1975 का आपातकाल, क्या और क्यों। पिन्ना, संवैधानिक आधार। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। पिन्ना, तत्काल कारण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 12 जून 1975। इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक। इस निर्णय ने राजनीतिक संकट पैदा किया। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। जेपी ने सेना और पुलिस से अनैतिक आदेश न मानने की अपील की। सरकार ने इसे आंतरिक खतरा बताया। 4. आपातकाल के दौरान की स्थिति। मौलिक अधिकार निलंबित, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हिरासत में बिना मुकदमा MI से कानून, हजारों विपक्षी नेता गिरफ्तार, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई। प्रेस सेंसरशिप, अखबारों को सरकारी अनुमति के बिना खबर छापने की अनुमति नहीं, संपादकीय स्वतंत्रता समाप्त। ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय दौर माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, संसद की शक्तियां बढ़ाई गई, न्यायपालिका की शक्ति सीमित करने का प्रयास, केंद्र की शक्ति मजबूत। नसबंदी अभियान, संजय गांधी की भूमिका, जबरन नसबंदी, झुग्गी बस्तियों का हटाना, इससे जनता में असंतोष और बढ़ा। 5. 1977 लोकतंत्र की वापसी। जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा हुई। परिणाम, कांग्रेस की ऐतिहासिक हार, जनता पार्टी की जीत, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये साबित हुआ कि भारतीय जनता लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग है। 6. आपातकाल का विश्लेषण। सकारात्मक पक्ष, सरकार के अनुसार ट्रेन समय पर चलने लगी, प्रशासनिक अनुशासन, जनसंख्या नियंत्रण प्रयास। नकारात्मक पक्ष, नागरिक स्वतंत्रता का दमन, विपक्ष का दमन, संस्थाओं की कमजोरी, भय का वातावरण। 7. सामाजिक अस्थिरता व्यापक अर्थ। सामाजिक अस्थिरता का मतलब है सामाजिक संघर्ष, असंतोष, आंदोलन, हिंसा, पहचान आधारित राजनीति। 8. स्वतंत्रता के बाद सामाजिक अस्थिरता के उदाहरण। 1. जाति आधारित आंदोलन, मंडल आंदोलन 1990। 2. सांप्रदायिक दंगे 1984, 1992, 2002। 3. क्षेत्रीय आंदोलन, असम आंदोलन, पंजाब उग्रवाद, कश्मीर संकट। 9. सामाजिक अस्थिरता के कारण, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, राजनीतिक अवसरवाद, पहचान आधारित राजनीति। 10. लोकतंत्र पर प्रभाव। संस्थाओं की परीक्षा, आपातकाल ने दिखाया कि संविधान का दुरुपयोग संभव है। जनता की जागरूकता, 1977 चुनाव ने लोकतंत्र की ताकत साबित की। सुधारात्मक कदम, 44वां संविधान संशोधन 1978, आपातकाल की घोषणा कठिन बनाई गई, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मजबूत। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का टर्निंग पॉइंट था। इसने दिखाया सत्ता केंद्रीकरण कितना खतरनाक हो सकता है। लोकतंत्र केवल संविधान नहीं बल्कि जनता की चेतना है। सामाजिक अस्थिरता लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा भी है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति स्वीकृत है, लेकिन जब असहमति को दबाया जाता है तब लोकतंत्र संकट में आता है। प्रस्तावना, लोकतंत्र का सबसे कठिन दौर। 25 जून 1975 की आधी रात परिवार की अहमियत के बारे में। भारत का लोकतंत्र एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां संविधान की शक्तियों का प्रयोग करके नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया। ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे निर्णायक घटना थी। पृष्ठभूमि, संकट कैसे बना। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला।
न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में चुनावी अनियमितता की। उनका लोकसभा चुनाव रद्द। 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक। इस फैसले से राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की नैतिकता पर प्रश्न उठे। 13-23 जून 1975 विपक्ष ने इस्तीफे की मांग तेज की। जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में आंदोलन उग्र हुआ। देश में बड़े पैमाने पर रैलियां, प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ी। 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन संसद में मतदान का अधिकार सीमित। ये अस्थायी राहत थी, पूर्ण राहत नहीं। 25 जून 1975 निर्णायक दिन। सुबह दोपहर दिल्ली में तनावपूर्ण माहौल। विपक्ष की विशाल रैली रामलीला मैदान में। जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया। सैनिकों और पुलिस से अपील, अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन न करें। सरकार ने इसे राज्य के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा। 25 जून शाम प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक। कैबिनेट के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को पूरी जानकारी नहीं थी। आंतरिक अशांति का हवाला दिया गया। 25 जून रात लगभग 11 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास आपातकाल की सिफारिश भेजी गई। 25-26 जून आधी रात राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ये निर्णय रातों रात लागू हुआ। 26 जून 1975 सुबह 1-3 बजे रात पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। गिरफ्तार प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस। हजारों कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। सुबह 6 बजे आकाशवाणी रेडियो पर इंदिरा गांधी का संदेश प्रसारित। देश में आपातकाल लागू किया गया है। देश की जनता को सुबह पता चला कि लोकतंत्र की सामान्य स्थिति समाप्त हो चुकी है। 25-27-3 जून 1975 प्रेस पर सेंसरशिप लागू। अखबारों को सरकारी अनुमति के बिना समाचार प्रकाशित करने की अनुमति नहीं। टेलीफोन लाइनों की निगरानी। राजनीतिक सभाओं पर रोक। जुलाई 1975 मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिना मुकदमे के अनिश्चितकालीन हिरासत। कई राज्यों में प्रशासनिक सख्ती। विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों पर नियंत्रण। अगस्त-दिसंबर 1975 राजनीतिक विरोध लगभग समाप्त। मीडिया पूरी तरह नियंत्रित। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा। गरीबी उन्मूलन, भूमि सुधार, मूल्य नियंत्रण। संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम। परिवार नियोजन, नसबंदी, झुग्गी हटाओ अभियान। 1976 सत्ता का केंद्रीकरण। 42वां संविधान संशोधन दिसंबर 1976। संसद की सर्वोच्चता बढ़ी। न्यायपालिका की शक्ति सीमित करने का प्रयास। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। केंद्र की शक्ति मजबूत। ये संशोधन भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन था। 1976 नसबंदी अभियान। विशेषकर उत्तर भारत में व्यापक। कई जगह जबरन नसबंदी। गरीब और ग्रामीण जनता अधिक प्रभावित। सामाजिक असंतोष गहराया। जनवरी 1977 अचानक चुनाव की घोषणा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव घोषित किए। राजनीतिक कैदियों को धीरे धीरे रिहा किया गया। मार्च 1977 परिणाम कांग्रेस की ऐतिहासिक हार। जनता पार्टी की सरकार बनी। मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये लोकतंत्र की पुनर्स्थापना थी। उस समय की वास्तविक स्थिति। आर्थिक महंगाई कम हुई थी। प्रशासनिक अनुशासन बढ़ा। राजनीतिक भय और दमन का वातावरण। विपक्ष लगभग समाप्त। सामाजिक जबरन नसबंदी से आक्रोश। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त। 44वां संविधान संशोधन 1978 आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता बढ़ाई गई। आपातकाल घोषित करना कठिन बनाया गया। अंतिम निष्कर्ष 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे कठिन और अंधकारमय अध्याय था। लेकिन 1977 का चुनाव ये प्रमाण था कि भारत की जनता लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने की क्षमता रखती है। लोकतंत्र केवल संविधान की धाराओं में नहीं बल्कि नागरिक चेतना में जीवित रहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। यह अध्याय बहुत व्यापक है क्योंकि 1947 के बाद भारत केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहराई से बदल रहा था। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ बल्कि दशकों में विकसित हुआ। 1950 के दशक से लेकर 21वीं सदी तक। हम इसे कालखंडों और विषयों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। भूमिका परिवर्तन का आरंभ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, यह एक नए समाज के निर्माण की शुरुआत थी। संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय का आधार रखा। अब प्रश्न था, क्या सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाएं बदलेंगी? क्या जाति, लैंगिक भेदभाव, सांस्कृतिक रूढ़ियां समाप्त होंगी?
इन्हीं प्रश्नों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1. 1950-1960 का दशक, आधुनिकता की शुरुआत। क. भूमि सुधार और ग्रामीण परिवर्तन, जमींदारी उन्मूलन, भूमिहीनों को अधिकार, पंचायत राज प्रणाली। हालांकि सुधार पूर्ण सफल नहीं रहे, लेकिन ग्रामीण शक्ति संतुलन बदलने लगा। ख. शिक्षा का विस्तार, विश्वविद्यालयों की स्थापना, IIT, IIM जैसे संस्थान, लड़कियों की शिक्षा पर जोर। शिक्षा ने सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को बढ़ाया। ग. शहरीकरण, उद्योगों की स्थापना, ग्रामीण से शहरी पलायन, नए मध्यम वर्ग का उदय। इससे पारंपरिक संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटने लगे। 2. 1970-1980 का दशक, सामाजिक चेतना का उभार। क. दलित और पिछड़ा वर्ग आंदोलन, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र, बहुजन राजनीति का उभार, सामाजिक न्याय की मांग। अब हाशिए के वर्ग अपनी पहचान और अधिकार के लिए संगठित हो रहे थे। ख. महिला आंदोलन, दहेज विरोधी आंदोलन, समान वेतन की मांग, घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज। महिलाएं सामाजिक परिवर्तन की केंद्रीय शक्ति बन रही थीं। ग. मीडिया और सिनेमा, दूरदर्शन का प्रसार, समानांतर सिनेमा, सामाजिक मुद्दों पर फिल्में, साहित्य में यथार्थवाद। संस्कृति अब सामाजिक प्रश्नों को उठाने लगी। 3. 1990 के बाद उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव। 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ। यह सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का बड़ा मोड़ था। क. उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, मॉल संस्कृति, ब्रांडेड जीवन शैली, निजीकरण, मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। ख. परिवार संरचना में बदलाव, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विवाह की आयु में वृद्धि, प्रेम विवाह में वृद्धि। ग. मीडिया क्रांति, निजी टीवी चैनल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सांस्कृतिक संवाद का स्वरूप बदल गया। 4. जाति व्यवस्था में परिवर्तन। हालांकि जाति समाप्त नहीं हुई, लेकिन शहरों में जाति की पकड़ कम हुई, अंतरजातीय विवाह बढ़े, शिक्षा और नौकरी ने पहचान बदली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत तनाव बना रहा। 5. धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। स्वतंत्रता के बाद धार्मिक पहचान राजनीति में उभरी, मंदिर मस्जिद विवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, धर्म और संस्कृति राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी। 6. युवा संस्कृति का विकास। 1980-90 के बाद पॉप संस्कृति, संगीत, फैशन, डिजिटल संस्कृति, करियर आधारित सोच। युवा अब पारंपरिक पेशों तक सीमित नहीं रहे। 7. डिजिटल युग का सांस्कृतिक प्रभाव। 2000 के बाद सोशल मीडिया ने विचारों का लोकतंत्रीकरण किया। OTT प्लेटफॉर्म, वैश्विक संस्कृति का प्रभाव। भारतीय संस्कृति अब वैश्विक संवाद का हिस्सा है। 8. सकारात्मक परिवर्तन, शिक्षा का विस्तार, महिलाओं की भागीदारी, दलित पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण, शहरीकरण और आर्थिक अवसर। स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया रही है। यह परिवर्तन संविधान के मूल्यों, आर्थिक सुधारों, शिक्षा, आंदोलनों और तकनीकी विकास से प्रेरित रहा है। भारत आज भी परिवर्तनशील है, जहां परंपरा और आधुनिकता का संतुलन निरंतर विकसित हो रहा है।